जैसे ही मॉड्यूल हो गया ना तुम्हारा, तो लास्ट पे जो टारगेट शीट है उसको मॉड्यूल एनालिसिस शीट बोलो, जो बोलना है बोलो, उसको अपडेट करो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट रिवीजन की बात आएगी तो तुम्हारा टाइम सेव होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ टाइम सेविंग। जितना टाइम तुम बाद में सेव करेंगे उतना तुमको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। और जब तुम अभी अभी रिसेंटली मॉड्यूल पढ़े हो तो तुम्हारा दिमाग में वो सब ताजा ताजा है, तो तुम उसको अपडेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे। तो बेसिकली अभी जैसा ही हो गया, अभी जैसा मटेरियल लेबर चैप्टर रिसेंटली हुए, तो लिखो उसके ऊपर कि कौन सा बाद में पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना, कौन सा सिमिलर है, किसमें क्या एडजस्टमेंट है, तो तुम्हारा टाइम सेव होगा। बेसिकली वो चीज थी। अभी अपन आएंगे, ओके, अभी अपन आएंगे ओवरहेड चैप्टर रिवीजन। तो ओवरहेड में सबसे पहले अपन ने देखा था कि किस टाइप के ओवरहेड है, तीन टाइप के हैं, वेरिएबल, फिक्स एंड सेमी वेरिएबल। फिर उसके लिए सेमी वेरिएबल के अंदर का अगर फिक्स पार्ट तुमको ढूंढना है तो दो तीन फॉर्मूले सीखे थे। कौन से फॉर्मूले? चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट, या फिर चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स, या फिर चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आर। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि अपन आउटपुट करते थे, तो इस चैप्टर में किसको डिवाइड करेंगे? चेंज इन आवर्स में करेंगे, क्योंकि अभी तुमको समझ गया कि ओवरहेड चैप्टर में आवर्स इंपॉर्टेंट है रादर देन आउटपुट या यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। तो चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आवर्स करेंगे तो क्या आएगा? वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर आवर, उस घंटे के लिए कितने वेरिएबल ओवरहेड है वो तुमको जवाब आएगा। फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तुमको फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अगर चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स करेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, तो तुमको वेरिएबल परसेंटेज मिलेगा। सपोज 20% है, इस 20% का मतलब, हाँ, और इंटरप्रेट अच्छा, अगर 100 रुपए का सेल्स है तो 20 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट। तो ये परसेंटेज कॉस्ट को नहीं सेल्स को लगाने हैं। तो 5 लाख का 20% 1 लाख, तो 1,25,000 में से 1 लाख गया तो 25,000 फिक्स कॉस्ट आएगी। इसके बाद अपन आए थे एक्टिविटी लेवल गेस करने के लिए, तो उनको उसको वेरिएबल एंड फिक्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक पर्टिकुलर रिकवरी रेट है से 2.5, तो कौन से लेवल पे रेट 2.5 है? तो अपने को पता है वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स ओवरहेड बाय एक्स। तो वेरिएबल अपने को ऊपर मिला था रेट 2, तो 2 इंटू एक्स, वो कौन सी लेवल है जो अपने को पता नहीं, प्लस फिक्स डिवाइडेड बाय एक्स करके एक आया। तो बेसिकली एक आवर्स आएंगे, सपोज 8,000, जब 8,000 घंटे फैक्ट्री काम करेगी तब रेट 2.5 रहेगा। ये तो ये अपना डिसीजन है। तो ये एक्टिविटी लेवल गेस करने के क्वेश्चंस करे थे अपन ने। फिर एक्टिविटी क्वेश्चंस गेस करने के बाद अपन ने शुरू किया था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स में दो चीजें आती है, कौन सी दो? एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन करना मतलब पूरा एक डिपार्टमेंट को देना, अपॉर्शनमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना। एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। ग्रेप्स किसका एग्जाम्पल है? एलोकेशन। एंड तरबूज अपॉर्शनमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि अपन कट करके खाते हैं। तो फिर हर एक का एक बेसिस ढूंढना पड़ेगा, उस बेसिस पे तुमको बांटना पड़ेगा। जैसे कि पावर के लिए बेसिस क्या लेते हैं अपन जनरली? हॉर्स पावर इंटू आवर्स, तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जैसा रेंट है, रेंट के लिए क्या यूज करेंगे? फ्लोर स्पेस यूज करेंगे। लाइट चार्जेस के लिए, वेरी गुड, लाइट पॉइंट्स यूज करेंगे अपन अलग अलग। डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू ऑफ द असेट मशीनरी, ऐसा कुछ तो लेंगे। इंश्योरेंस वैल्यू के बेसिस पे लेंगे। सुपरविजन, हाँ, तो जिसका कोई नहीं है आवर्स, तो तीन चीजें बोला था, जिसका कोई बेसिस नहीं है उनको मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, डायरेक्ट वेजेस। तो ये बेसिस है, जिसका कोई नहीं, इनको इस बेसिस पे करना। ट्राई टू फाइंड के कोई ना कोई तो बेसिस मिले। अगर तुमको एग्जाम में लगा कि कंफ्यूजन है कौन से बेसिस को लेके, तो तुमने क्या करना, हाँ, ठीक है, ये तीनों में से एक लो और एक तीनों में से कोई तो लिख सकते हैं या दूसरा कुछ लिख सकते हैं, पर नोट मार दो खुद के सेफर साइड के लिए, ठीक है? तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दो और उसका टोटल ले लो, फिर उसको डिवाइडेड बाय आवर्स करेंगे तो एक रेट आएगा। ये 4.36 का मतलब क्या बोला था? 1 घंटा अगर मशीन काम करेगी तो
पूरे खर्चे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब, सिर्फ ओवरहेड 4.36। और 4.36 में क्या क्या इंक्लूडेड है? ये पावर, रेंट, हीट, लाइट, इंश्योरेंस, ये सब इंक्लूडेड है क्या? यस। ओके। फिर उसके बाद अपन आए थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके अंदर एक चीज सीखे थे अपन ने, कौन सी चीज सीखे? हाँ, मटेरियल, हाँ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड है क्या? मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड नहीं है। ओवर टाइम, डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम नहीं है। और इनडायरेक्ट लेबर का? ओके, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड है क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, यस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर आर ओवरहेड्स। और एक चीज है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आर ओवरहेड्स। वेरी गुड। अगर सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर है तो फिर वो एग्जाम्पल क्या दिया था किसी को ये? हाँ, वेरी गुड। तो बजाज के लिए, कंपनी के लिए कैंटीन रहेगी, कैंटीन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल क्या है? राइस। तो राइस उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल हुआ क्या? नहीं। तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है। फिर उसके बाद अपन आए थे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्यों? तो वहां पे सेल नहीं होता तो वहां से रिकवरी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या दिया था? पार्किंग का। 5 स्टार होटल में वैले पार्किंग फ्री होती है, रियल में फ्री होती है क्या? नहीं। तो वो पार्किंग के चार्जेस वो क्या करते हैं? फूड में ऐड करके तुमसे वसूल कर लेते हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स जाएंगे। फिर इसके बाद ओवरहेड रिकवरी रेट तुम निकालेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए दो टाइप्स हैं, एक तो रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब कौन एक्सचेंज? सर्विस डिपार्टमेंट एक दोनों को एक्सचेंज करेंगे। एग्जांपल, पार्किंग एंड कैंटीन। पार्किंग वाला कैंटीन में खाना खाएगा और कैंटीन वाला गाड़ी अपनी पार्किंग में करेगा, तो दोनों एक में को एक्सचेंज करेंगे। नॉन रेसिप्रोकल, कैंटीन एंड रिपेयर्स। रिपेयर्स वाला कैंटीन में खाना खाएगा क्या? और कैंटीन वाला रिपेयर नहीं, उधर नहीं जाएगा, तो ये नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज में आएगा। तो नॉन रेसिप्रोकल को सर्विसेज को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, स्टेप लैडर मेथड। उसको स्टेप लैडर क्यों बोलते हैं? हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक एक करके इधर जीरो आया, फिर इधर जीरो आया, यहाँ पे देखो, जीरो 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 जीरो, स्टेप वाइज जीरो 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 आता है। कोई डोर लगा दो ना। तो वो स्टेप वाइज जीरो जीरो आता है, इसके वजह से उसको स्टेप लैडर मेथड ऐसा बोला जाता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। फिर उसको क्या करना, लेबर आवर से डिवाइड करके ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना। अभी 75 का मतलब क्या आया? वेरी गुड। तो अगर एक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर 1 घंटा भी काम करता है तो उसका खर्चा कितना है? 75। और इस 75 में क्या क्या इंक्लूडेड है? हाँ, तो प्रोडक्ट, इसके तो खर्चे तो है, और सर्विस डिपार्टमेंट के भी खर्चे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये 75 का मतलब हुआ। फिर अपन आए थे नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज। अभी नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज अगर रहे तो नॉन रेसिप्रोकल सॉरी, रेसिप्रोकल सर्विसेज रहे तो तीन मेथड है। कौन से? रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर, ये तीन मेथड है। रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है? बार बार खर्चा। अभी जैसा फॉर एग्जांपल पहले एक्स का बांटे तो उधर जीरो आ गया, तो वाई का बांटने के बाद वाई में जीरो आया, बट एक्स का जो जीरो था वो डिस्टर्ब हो गया। फिर वापिस से एक्स का बांटेंगे, वापिस से वाई का बांटेंगे। कब तक बांटेंगे? जब तक निग्लिजिबल वैल्यू नहीं आती, 1 2 तक ऐसा, तब तक बांटते रहो। फिर मशीनार मशीनार से डिवाइड करो, मशीनार रेट आ जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या करना है, दो इक्वेशन बनाने हैं, एक्स डिपार्टमेंट के ए, वाई डिपार्टमेंट के बी। तो एक्स डिपार्टमेंट के क्या होंगे, ए इज इक्वल टू, तो तुमको ये मिल जाएगा कि एक्स डिपार्टमेंट के ऑलरेडी 4750 थे, तो ए इज इक्वल टू 4750 प्लस वाई डिपार्टमेंट ने उसको कितने दिए, तो वाई डिपार्टमेंट ने उसको कितने दिए थे, 5% दिए थे, तो 5 वाई 5 बी। तो अपना एक इक्वेशन मिल जाएगा।
तो A इज इक्वल टू 4750 प्लस 0.05 B, वैसा ही B डिपार्टमेंट का भी निकालना और फिर इक्वेशन सॉल्व करो। फिर उससे जो नंबर आएंगे इसको क्या करना, हाँ तो इसको बांटना चाहिए। तो रादर देन 4750 को बांटने की जगह 5043 को बांट दो और इधर 554 को बांट दो। और कितने बार बांटना पड़ेगा, एक ही बार बांट दो, दोनों जगह 0 आ जाएगा। फिर अपन आए थे ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लेना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेना ही नहीं। फिर पहले x के y में बांटो, फिर टोटल लो, फिर ये इसके बांटो, पर इधर टोटल नहीं लेना। y के इधर बांटो, फिर x y करते रहो, फिर टोटल ले लो, तुमको वो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अपन आए अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन, अंडर अब्जॉर्प्शन कब माना जाता है, बजटेड बोले ना तो मर्डर करने की इच्छा हो रही मेरी। चार ही नाम यूज कर, अप्लाइड, चार्ज, एब्सॉर्ब, रिकवर्ड, ये चार ही शब्द है, पांचवा शब्द नहीं। बजटेड यूज करे, क्वेश्चन गलत करे, याद है क्या, चार ही शब्द यूज करने हैं, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर्ड, एब्सॉर्ब। तो क्या, हाँ एक्चुअल से अगर एब्सॉर्ब कम है तो, और एक्चुअल से एब्सॉर्ब ज्यादा है तो, ओके ओवर ऑब्जर्वेशन रहा तो अपने लिए अच्छी बात बुरी बात, अच्छी बात है, तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट। और अगर अंडर ऑब्जर्वेशन रहा तो लॉस, तो अपना लॉस हो जाएगा। तो फिर अंडर और ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले तो मुझे बोलो कि डिफरेंसेस क्यों आए, दोनों सेम क्यों नहीं हुए। एस्टिमेट किया इसलिए जैसे सर गलत हुआ, एस्टिमेट क्यों करे, एक्चुअल क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो पहले आया ना सर, काम खत्म होने के पहले आया, तो पहले अपन क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, एस्टिमेट तो गलत होना ही है, एक तो ऊपर नहीं तो नीचे। ओके अंडर और ऑब्जर्वेशन अगर छोटे अमाउंट करा तो क्या करना चाहिए, दो ट्रीटमेंट है इसके, सप्लीमेंट्री रेट एंड कॉस्टिंग पी एंड एल। तो छोटा अमाउंट रहा तो कॉस्टिंग पी एंड एल, अगर प्लानिंग में प्रॉब्लम आए तो कुछ भी, कॉस्टिंग कितने बार करे, वो चार्ट बना लिखिए कि नहीं, प्लानिंग में प्रॉब्लम आया बोल के कॉस्टिंग पे हैंडल, तो फिर सप्लीमेंट्री रेट कब यूज होता है, हाँ जब बड़ा अमाउंट होता है तो सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट में किधर किधर बांटते हैं, सीओजीएस, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ये याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक नहीं तो फिनिश गुड याद रखेंगे, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस का क्लोजिंग स्टॉक नहीं, सीओजीएस होता है सिर्फ। तो सीओ इन तीनों पे बांटना चाहिए, अगर पैसों रुपीस में है तो परसेंट में निकालो, यूनिट्स में तो पर यूनिट निकालो, फिर इन सब में बांट दो। तो ये सप्लीमेंट्री रेट में सीखे अपन ने। फिर उसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखें जहां पे तुमको एक्चुअल ओवरहेड दिए रहेंगे, एब्जॉर्ब तुम निकालेंगे, फिर डिफरेंस का एनालिसिस करेंगे। अगर कुछ अबनॉर्मल रीजन से है तो किधर डालना, कॉस्टिंग पी एंड एल में, प्रीवियस ईयर का इस ईयर में आया तो लास्ट ईयर के पी एंड एल में जाना चाहिए। यहाँ पे डिफेक्टिव प्लानिंग, कॉस्टिंग पी एंड एल, और फिर बचा कुचा जो भी है वो तीनों सप्लीमेंट्री रेट यूज करके जाना चाहिए। एग्जाम क्वेश्चन था, सॉल्व करे क्या क्लास में, हाँ। फिर उसके बाद अंडर और ऑब्जॉर्प्शन के बाद अब्जॉर्प्शन कैसा निकालते हैं, एक्चुअल तो नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब्जॉर्ब्ड नंबर कैसे निकालते हैं, एक्चुअल आवर्स इनटू ओआरआर करके एब्जॉर्ब नंबर आएगा। एंड ओआरआर कैसे निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड्स बाय बजटेड आवर्स, ऐसा करके ओआरआर निकलेगा और इसको एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब्जॉर्ब मिलेगा, फिर अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन डिसाइड होगा। ऐसे क्वेश्चंस करे क्या। फिर उसके बाद हाँ, ये आवर्स कैलकुलेशन वाले थे कि तुमको बजटेड आवर्स एक्चुअल आवर्स, तो दोनों भी निकालना चाहिए, बजटेड आवर्स भी एक्चुअल आवर्स भी। बजटेड आवर्स क्यों, ओआरआर कैलकुलेट करने के लिए, बजटेड ओवरहेड्स बाय बजटेड आवर्स, तुमको ओआरआर मिलेगा, और फिर ओआरआर मिलने के बाद इसको इनटू एक्चुअल आवर्स से करना चाहिए, फिर तुमको एब्जॉर्ब मिल जाएंगे। ओके फिर अपन आए डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट वर्सेस ब्लैंकेट रेट। ओके
तो सबसे पहले तो कौन सा सबसे इजी है, कौन सा एक्यूरेट है? डिपार्टमेंटल। शांति से सोच समझ के बताना, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स है डिपार्टमेंट, बहुत सारे टाइप के, पर सबको सेम प्रोसीजर सेम टाइम ब्लैंकेट लगना चाहिए। D2H किसका एग्जाम्पल? डिपार्टमेंट। थाली ब्लैंकेट रेट का एग्जाम्पल है। JSW पेंट्स के एडवर्टाइज देखे थे अपन, ब्लैंकेट रेट में आएगा, कौन सा भी कलर सेम रेट। ठीक है। आइसक्रीम डिपार्ट अलग फ्लेवर का अलग अलग रेट। तो ब्लैंकेट रेट वर्सेस डिपार्टमेंटल रेट के एग्जांपल्स वगैरह देखे थे कौन। तो बेसिकली एक्यूरेट डिपार्टमेंटल रेट है। तो डिपार्टमेंटल रेट के लिए डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट के आवर्स, उसको डिपार्टमेंट का रेट आएगा, रादर देन पूरे कंपनी के ओवरहेड्स बाय कंपनी के आवर्स, एक ब्लैंकेट रेट आएगा। तो तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें डिपार्टमेंटल रेट के हिसाब से एक सेलिंग प्राइस निकालनी है, ब्लैंकेट रेट के हिसाब से एक सेलिंग प्राइस निकालनी है, ऐसे क्वेश्चंस करे अपन ने दो तीन। फिर इसके बाद अपन आए इक्वेशन वाले, जिसमें तुमको एक फैक्ट्री ओवरहेड को X% अजम्पशन करना है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को Y% अजम्पशन करना है, और फिर तुमको टोटल कॉस्ट निकालना है। क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट के परसेंटेज दिए रहेंगे, तो तुमको उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, सेलिंग प्राइस को 100 इमेजिन करके, ऐसा कुछ तो करके, फिर टोटल कॉस्ट को एक्स वाई वाले फॉर्मेट से कंपेयर करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। जनरली ऐसा होता है एक्स वाई एंड एक्स एक साथ कट जाता है, तो फिर वो कट करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालो और फिर न्यू जॉब का सेलिंग प्राइस निकालो। ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अपन आए मशीनार रेट। मशीनार रेट करते समय एक चीज मैंने ध्यान रखने को बोली थी कि पूरा डेटा निकालते समय ये एनुअल कैसे डिसाइड हुआ? आवर, अगर आवर्स साल के दिए तो एनुअली खर्च लेंगे, आवर्स अगर क्वार्टरली दिए क्वार्टरली, मंथली दिए तो मंथली लेंगे। ओके। फिर जैसे भी है तो तुमको ध्यान रखने का, एनुअल है तो डेप्रिसिएशन वगैरह सब खर्चे एनुअल ही लेने हैं, और फिर आवर्स एनुअल से डिवाइड करके मशीनार रेट। नाउ इसमें दो आवर्स आते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस एंड सेटअप टाइम। तो रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस? तो जैसा मटेरियल में नॉर्मल लॉस माइनस हुआ था, क्वांटिटी इफेक्टिव क्वांटिटी निकालते समय, लेबर के टाइम नॉर्मल टाइम माइनस किए थे अपन ने, वैसा ही ओवरहेड में भी नॉर्मल लॉस भी माइनस करेंगे, नॉर्मल लॉस ऑफ आवर्स। तो वो रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मल लॉस है, इसलिए अपन उसको माइनस किए ना। तो क्वेश्चन इज सेटअप टाइम को माइनस करना या नहीं। तो डिपेंड करता कि सेटअप टाइम तुम्हारा प्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव है। अगर सेटअप टाइम तुम्हारा प्रोडक्टिव है, लेस नहीं करना, वेरी गुड। अनप्रोडक्टिव है, लेस कर देना चाहिए, फिर तुमको मशीनर रेट आ जाएगा। पावर का कैलकुलेशन करते समय सिर्फ ध्यान रखना है, रिपेयर मेंटेनेंस के टाइम पे पावर कॉस्ट, मैं तो मर जाएंगा। फिर उसके बाद अपन आए थे टू टाइम टू टायर रेट, जिसमें सेटअप टाइम एंड रनिंग टाइम मशीनर रेट था। तो ऐसे टाइम पे तुमको खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड करना है, वेरिएबल एंड फिक्स। तो वेरिएबल को दूसरा नाम है रनिंग चार्जेस एंड फिक्स को दूसरा नाम है स्टैंडिंग चार्जेस। फिर वेरिएबल का एक टोटल लो, फिक्स का एक टोटल लो। फिर शांति से, कोई गड़बड़ नहीं लगा तो सामने सोल्यूशन भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं बोलता हूं सेटअप टाइम, सेटअप टाइम मतलब कौन सा एग्जांपल सामने आना, वो पूरे दुकान के अंदर का जितना सामान है वो बाहर टंगा था, फिर उसके बाद आधा घंटा एक उसमें लगाता, फिर दुकान शुरू करता है। जब वो बाहर सामान लगाते रहता है तब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मतलब वेरिएबल चार्जेस लग रहे थे क्या? रेंट लग रहा था। तो बेसिकली सेटअप टाइम में कौन सा रेट आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड रेट। ये एक ही जाएगा, सेटअप टाइम एंड फिक्स ओवरहेड रेट सेम है। ठीक है। और रनिंग के टाइम पे दोनों आएंगे, वेरिएबल भी आएगा फिक्स भी आएगा। नाउ क्वेश्चन इज वेरिएबल निकालते समय क्या करना है? तो वेरिएबल के टोटल खर्चे डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स माइनस रिपेयर, तो माइनस होगा ही क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है ना। तो क्वेश्चन इज सेटअप माइनस होगा या नहीं होगा? तो वेरिएबल के टाइम सेटअप टाइम माइनस करना है, क्योंकि सेटअप के टाइम वेरिएबल नहीं लग रहा था, तो वो माइनस करना है। फिक्स के टाइम हाँ लगता है इसलिए माइनस नहीं करना। तो फिर वो इन दोनों रेट का टोटल आएगा, रनिंग और फिक्स का जो था 52.5, ये है
सेटअप के रिलेटेड खर्चे, ये अपन ने देखे। और ये चीज मैंने लिख के दी है, शायद एग्जाम के सेम डे या वन डे बिफोर, ऐसा कुछ तो लिखा क्या? हाँ। फिर मशीन आर के ही कैलकुलेशंस देखे एज सच, मशीन आर रेट। और ये मशीन आर रेट जितने ज्यादा करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी या पास पेपर, उतना तुमको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट देखा था अपन ने कैपेसिटी के रिलेटेड। तो थियोरेटिकली जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको मैक्सिमम कैपेसिटी 24 घंटे। प्रैक्टिकल कैपेसिटी में क्या करेंगे अपन? हाँ, संडेज सैटरडेज रिपेयर मेंटेनेंस ये सब अपन माइनस करेंगे और प्रैक्टिकल कैपेसिटी पे आएंगे। फिर अपन है नॉर्मल कैपेसिटी, किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? हाँ, तो जनरली डिमांड, मार्केट डिमांड कितनी है उसके हिसाब से, या तुम्हारा प्रीवियस ट्रेंड क्या था, इससे नॉर्मल कैपेसिटी आएगी। एक्चुअल जो तुमने किया था। आइडल टाइम दो टाइप के होंगे, कौन से आइडल टाइम? नॉर्मल, अब नॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम माइनस नॉर्मल कैपेसिटी। और अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे? नॉर्मल माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। ओके, इतना अपन ने ओवरहेड चैप्टर में देखा था। ओके, चलो।